नमस्कार और स्वागत है। आज हम महाभारत के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर पर बात करने वाले हैं, पांडवों का बचपन। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो पांडवों का बचपन और द्वेष का उदर शीर्षक के तहत कुछ अंश हैं। हाँ। और हमारी कोशिश रहेगी कि इनसे समझें कि कैसे बचपन के अनुभव, रिश्ते और छोटी छोटी लगने वाली घटनाओं ने उस बड़े टकराव की जमीन तैयार की। बिल्कुल, जिसे हम कुरुक्षेत्र युद्ध कहते हैं। हाँ, किरदारों के मन में क्या था, प्रतिद्वंदिता कैसे पनपी, इसी पर आज जरा गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजकुमारों के बड़े होने की कहानी नहीं है। यही हमें वो निष्ठा, जलन, अहम, किस्मत और कर्तव्य मतलब धर्म के वो शुरुआती धागे दिखते हैं। अच्छा। हाँ, जो आगे चलकर इतने इतने उलझ जाते हैं कि युद्ध ही शायद एक रास्ता बचता है। ये घटनाएं महज यादें नहीं, ये तो भविष्य की पटकथा की तरह हैं। तो कहानी शुरू करते हैं राजा पांडु से। वो किंदम ऋषि के श्राप के वजह से वनवास में थे। जी। लेकिन कुंती को मिले वरदान से पांचों पांडवों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव। और यहीं वो श्राप वाली बात आती है। एक दिन पांडु मतलब क्षण भर के लिए भूल गए वो श्राप, और माद्री का आलिंगन करते ही उनकी मृत्यु हो गई। ओह। और इसके लिए खुद को दोषी मानकर माद्री ने अपने बेटे कुंती को सौंपे, और वो पांडु की चिता पर सती हो गई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब पांचों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेली कुंती पर आ गई थी। बिल्कुल, एक अकेली माँ, 5 बच्चे, और वो भी जंगल में। फिर कुंती पांचों पुत्रों और पांडु माद्री की अस्थियों के साथ ऋषियों की मदद से हस्तिनापुर पहुंचे। जी, हस्तिनापुर। वहां भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर ने उनका स्वागत किया और पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ। मतलब पांडवों की घर वापसी हुई। हाँ, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण, कह सकते हैं राजनीतिक कदम उठाया गया। युधिष्ठिर को, क्योंकि वो पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे, कुरु वंश का उत्तराधिकारी मान लिया गया, विधिवत रूप से। अच्छा, औपचारिक तौर पर। जी। हालांकि धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन थे, वो राज प्रतिनिधि यानी रीजेंट के तौर पर शासन करते रहे। तो ये व्यवस्था ऊपर से तो ठीक लग रही होगी। हाँ, ऊपर से तो, पर यहीं वो भविष्य के संघर्ष का बीज था। धृतराष्ट्र मन ही मन तो अपने बेटों के लिए सिंहासन चाहते थे ना। हाँ, ये बात तो है। तो युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी बनना उन्हें कहीं ना कहीं खटकता था। बिल्कुल। ये एक अंदरूनी तनाव की शुरुआत थी। तो अब पांडव हस्तिनापुर के महल में अपने चचेरे भाइयों कौरवों यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के साथ ही पलने बढ़ने लगे। जी, एक ही छत के नीचे। और शुरुआती शिक्षा भी सबकी साथ ही हुई, गुरु कृपाचार्य की देखरेख में। माहौल शुरू में शायद सामान्य सा रहा होगा, कह सकते हैं, लेकिन बचपन से ही पांडवों के जो खास गुण थे वो दिखने लगे थे। जैसे युधिष्ठिर अपनी सच्चाई और शांत स्वभाव के लिए, जो बाद में धर्मराज कहलाए। हालांकि यही सच बोलना कई बार मुश्किल में भी डालता था उन्हें। हाँ। और भीम की तो ताकत ही बेमिसाल थी। निडर थे पर थोड़े आवेगी भी थे। जल्दी गुस्सा आ जाना, वो बात थी। अच्छा, और अर्जुन की लगन, उनका अनुशासन और बुद्धि, वो उन्हें सबसे कुशल बनाती थी। और नकुल सहदेव अपने रूप, समर्पण और भाइयों के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते थे। और इन्हीं गुणों के कारण शायद पांडव आम लोगों में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, तो यहीं से बात थोड़ी बिगड़नी शुरू होती है ना? क्योंकि पांडवों की यही लोकप्रियता, खासकर भीम की ताकत और अर्जुन की कुशलता, बिल्कुल, वो दुर्योधन के मन में जलन पैदा करने लगी। ये भी अजीब है कि कैसे किसी के अच्छे गुण भी दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाते हैं। हाँ, खासकर भीम की ताकत। हाँ, वो तो थी। बताया जाता है कि वो खेलों में अनजाने में ही कौरवों को ऐसे पछाड़ देते थे कि कौरव अपमानित महसूस करते थे। मतलब बच्चों के खेल में भी वो भारी पड़ते थे। जैसे भारी पत्थर उठा लेना, पेड़ों को उखाड़ देना, या गंगा की तेज धारा के खिलाफ तैर जाना, कुश्ती में सबको हरा देना। ये सब भीम के लिए शायद सहज था। हाँ, लेकिन दूसरों के लिए, खासकर दुर्योधन के लिए, ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। और फिर ये ईर्ष्या इतनी बड़ी कि दुर्योधन ने भीम को रास्ते से हटाने का पहला षड्यंत्र रचा। वो विष वाली घटना। जी, गंगा किनारे एक जल क्रीड़ा और पिकनिक का आयोजन किया, और वहीं मौका देखकर भीम के खाने में तेज विष मिला दिया। कितना भयानक, बचपन में ही। हाँ, और जब भीम बेहोश हो गए तो दुर्योधन ने उन्हें लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया। मतलब ये सिर्फ बच्चों का झगड़ा नहीं था, ये तो हत्या की कोशिश थी।
लेकिन यहाँ कहानी में एक अलग ही मोड़ आता है ना। बिल्कुल, एक दैवीय कह लीजिए या अप्रत्याशित। भीम डूबे में ही बल्कि बहते हुए नागलोक पहुंच गए। नागलोक? हाँ, और कमाल की बात यह है कि नागों का संबंध कुंती के ननिहाल पक्ष से था। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो क्या ये सिर्फ संयोग था? कह नहीं सकते, शायद नियति। खैर, नागों ने भीम को पहचाना, विष का असर खत्म किया और उन्हें एक खास रस पिलाया। हाँ, जिससे उनमें 1000 हाथियों का बल आ गया, ऐसा कहते हैं। जी बिल्कुल। और भीम 8 दिन बाद पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर हस्तिनापुर वापस लौट आए। इस घटना ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बहुत कुछ। पांडव तो खुश थे कि भाई वापस आ गया, लेकिन कुंती को दुर्योधन के असली इरादों का पता चल गया। हाँ, अब उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे हस्तिनापुर में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने विदुर से सलाह भी ली और ज्यादा सतर्क रहने लगी। इस घटना ने भाइयों के बीच की जो दरार थी ना, उसे दुश्मनी की खाई में बदलना शुरू कर दिया था। क्या इसके बाद रिश्तों में वो पहले जैसी बात रही होगी? मुझे तो नहीं लगता। ये शायद पहला बड़ा संकेत था कि ये लड़ाई सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व की होने वाली है। इसी तनाव भरे माहौल के बीच हस्तिनापुर में एंट्री होती है गुरु द्रोणाचार्य की। हाँ, एक और महत्वपूर्ण पात्र। और उनका आना भी कम नाटकीय नहीं था। ऋषि भारद्वाज के पुत्र, लेकिन पांचाल नरेश द्रुपद, जो कभी उनके दोस्त थे, हाँ, बचपन के मित्र थे, उन्होंने अपमानित किया था, जिसके बाद वो बहुत गरीबी की हालत में हस्तिनापुर आए थे। जी, ये सोचना भी अजीब लगता है कि कुरुवंश के राजकुमारों के महान गुरु ऐसी हालत में आए थे। लेकिन भीष्म ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। हाँ, भीष्म की नजर पारखी थी। उन्होंने द्रोण को राजकुमारों कौरवों और पांडवों दोनों की शस्त्र शिक्षा का भार सौंप दिया। और द्रोण गुरु भी बहुत कठोर थे, अत्यंत कठोर और कुशल। उनके अंडर में राजकुमारों ने धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी, रथ चलाना और साथ ही धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र भी सीखा। तो मतलब सिर्फ योद्धा नहीं बना रहे थे? नहीं, हालांकि द्रोण के मन में कहीं न कहीं अपने अपमान का बदला लेने की बात भी थी। शायद वो इन शिष्यों का इस्तेमाल करना चाहते थे। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो हर राजकुमार ने अपनी रुचि के हिसाब से कुछ खास सीखा। लेकिन द्रोण का खास ध्यान अर्जुन पर था, है ना? हाँ, अर्जुन की लगन कमाल की थी। वो रात के अंधेरे में भी अभ्यास करते थे, आवाज सुनकर निशाना लगाने की कोशिश करते थे। अच्छा। द्रोण अर्जुन की इस एकाग्रता और प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वचन दिया, अर्जुन, मैं तुम्हें पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा वचन था। हाँ, और इसमें गुरु का स्नेह भी था और शायद उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी। और इसी लगन और एकाग्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है वो चिड़िया की आंख वाली परीक्षा। जी, वो बहुत प्रसिद्ध किस्सा है। द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया टांगी और एक-एक करके सबसे पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है। लक्ष्य था चिड़िया की आंख भेदना। और सबने क्या कहा? जब युधिष्ठिर, दुर्योधन और बाकियों से पूछा तो किसी ने कहा पूरा पेड़ दिख रहा है, किसी ने डाली, किसी ने पूरी चिड़िया। द्रोण ने उन सबको हटा दिया। अंत में जब अर्जुन की बारी आई और उनसे पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। सिर्फ आंख? हाँ। यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि ये सिर्फ निशानेबाजी का टेस्ट नहीं था। हाँ, ये तो एकाग्रता का परीक्षण था। बिल्कुल, मन की एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण और बाकी सब कुछ भूल जाने की क्षमता। ये दिखाता है कि महान योद्धा बनने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, मानसिक दृढ़ता कितनी जरूरी है। तो जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तब एक भव्य समारोह हुआ होगा। जी, हस्तिनापुर में एक बड़ा आयोजन किया गया उनके कौशल प्रदर्शन के लिए। राज परिवार, नगर के लोग सब मौजूद थे। मैदान में राजकुमार अपने करतब दिखा रहे थे। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध भी हुआ। हाँ, जो लगभग बराबरी पर छूटा, पर उसमें तनाव साफ दिख रहा था। फिर अर्जुन आए और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से तो सबको हैरानी कर दिया। और ठीक उसी वक्त जब सब अर्जुन की तारीफ कर रहे थे, भीड़ में से एक असाधारण रूप से तेजस्वी युवक आगे आया। कर्ण। हाँ, वो अधिरथ नाम के सारथी का पाला हुआ बेटा था। बिना बुलाए उसने सीधे अर्जुन को ललकारा। अच्छा। और अर्जुन ने जो भी करतब दिखाए थे, कर्ण ने वो सब हूबहू दोहरा दिए, यहाँ तक कि तीर से तीर काटकर सबको दंग कर दिया। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। तब गुरु द्रोण ने पूछा होगा कि वो कौन है? हाँ, द्रोण ने उसका परिचय और वंश पूछा। कर्ण चुप रहा।
फिर कृपाचार्य ने नियम याद दिलाया कि केवल राजकुमार ही राजकुमार को द्वंद्व के लिए ललकार सकता है, इसलिए कुल बताना जरूरी है। और जब कर्ण ने कहा कि वो सारथी पुत्र है, तो सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। अर्जुन ने भी ताना मारते हुए कहा कि एक सारथी पुत्र उससे युद्ध करने के लायक नहीं है। यहीं पर दुर्योधन सामने आया होगा। बिल्कुल, यहीं दुर्योधन ने वो काम किया जिसने इतिहास पर असर डाला। वो खड़ा हुआ और गरज कर बोला, अगर वीरता कुल से तय होती है तो मैं अभी ये बाधा दूर करता हूँ। मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। वहीं पर तुरंत, हाँ, वहीं पुरोहितों को बुलाकर कर्ण का अभिषेक कर दिया गया। कर्ण तो इस सम्मान से अभिभूत हो गया। जाहिर है उसने उसी वक्त दुर्योधन को वचन दिया कि वो जीवन भर उसका दोस्त रहेगा और हर हाल में उसका साथ देगा। और ये दोस्ती ये महाभारत के अंत तक निभाई उसने। और यही कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। उस समय किसी को पता नहीं था, शायद कर्ण को खुद भी नहीं, हाँ, कि वो असल में कुंती का ही सबसे बड़ा बेटा है, जिसे कुंती ने शादी से पहले जन्म दिया था और लोकलाज के डर से नदी में बहा दिया था, और जिसे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला था। जी, ये पहचान का संकट, ये छिपा हुआ सच कर्ण के पूरे जीवन को और उसके फैसलों को प्रभावित करता रहा। सोचिए, अगर ये सच पहले सामने आ जाता तो क्या होता? क्या महाभारत होती? जी तो ये तो सोचने वाली बात है, बहुत कुछ बदल सकता था। तो इस पूरे प्रदर्शन के परिणाम क्या हुए? मतलब तात्कालिक असर क्या पड़ा? असर बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। पहली बात, दुर्योधन को कर्ण के रूप में एक ऐसा योद्धा और दोस्त मिल गया जो अर्जुन की बराबरी कर सकता था या शायद उससे भी बेहतर था। हाँ, इससे कौरव पक्ष बहुत मजबूत हो गया। बिल्कुल। दूसरी बात, अर्जुन के मन में कर्ण के लिए एक स्थायी प्रतिद्वंद्विता और शायद थोड़ी जलन की भावना बैठ गई। और तीसरा ये कि द्रोणाचार्य को भी अपने लक्ष्य यानी राजा द्रुपद से बदला लेने के लिए पांडवों और कौरवों के रूप में शक्तिशाली शिष्य मिल गए थे, जिनकी वफादारी का वो इस्तेमाल कर सकते थे। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? हम देखते हैं कि पांडवों का बचपन खत्म होते होते भाइयों के बीच की ईर्ष्या गहरी दुश्मनी बन चुकी थी। हाँ, वो दरार अब खाई बन गई थी। दोस्ती अब जीवन मरण के वचन का रूप ले चुकी थी, जैसे कर्ण और दुर्योधन की। बिल्कुल अटूट मित्रता। और पांडवों का भाग्य, मतलब धर्म की रक्षा करने वाले योद्धाओं के रूप में लगभग तय हो चुका था। हाँ, ऐसा लगता है कि रास्ते बन चुके थे। ये घटनाएं सिर्फ बचपन के खेल या ट्रेनिंग के किस्से नहीं हैं। ये तो उस महाविनाश की प्रस्तावना थी जो आने वाला था। हर घटना, हर रिश्ता भविष्य के ताने बाने का एक धागा बुन रहा था। चलिए इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पांडवों के जन्म और राजा पांडु की मृत्यु से शुरुआत की जी। फिर हस्तिनापुर में उनका आना, कौरवों के साथ उनका बड़ा होना और शुरुआती टकराव, खासकर भीम की ताकत और दुर्योधन का वो विष देना। हाँ, वो घटना जिसने दुश्मनी की नींव पक्की कर दी। बिल्कुल। फिर हमने गुरु द्रोण के आने, उनके कठोर प्रशिक्षण और अर्जुन की असाधारण प्रतिभा पर बात की। वो चिड़िया की आंख वाली परीक्षा जो एकाग्रता का प्रतीक बन गई। हाँ, और आखिर में कर्ण का वो नाटकीय प्रवेश, अर्जुन को चुनौती और दुर्योधन का उसे राजा बनाकर अपने पक्ष में करना, जिसने शक्तियों का पूरा समीकरण ही बदल दिया। तो ये सब दिखाता है कि बचपन के ये अनुभव ही भविष्य के युद्ध के बीच थे। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना भी जरूरी है कि कैसे ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। व्यक्तिगत रिश्ते जैसे कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती, या अर्जुन और कर्ण की वो प्रतिद्वंद्विता, हाँ, जो जन्मजात सी लगती है। और सामाजिक नियम जैसे उस समय वंश और कुल कितना महत्वपूर्ण था, जिसने कर्ण को हमेशा अपमानित महसूस कराया। और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जैसे द्रोण का अपने अपमान का बदला लेने का इरादा, ये सब मिलकर एक ऐसी जटिल स्थिति बना रहे थे जिसका समाधान शायद सिर्फ युद्ध ही बचा था। हर पात्र की अपनी कहानी थी, अपनी प्रेरणा, अपनी मजबूरी थी। यही इस महागाथा को इतना मानवीय और दुखद बनाती है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बचपन में बोए गए द्वेष और ईर्ष्या के बीज वक्त के साथ कितने विकराल हो सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता सिर्फ कौशल की लड़ाई थी या उनके जन्म और नियति से जुड़ी किसी बड़ी योजना का हिस्सा थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कर्ण की असली पहचान कि वो भी कुंती पुत्र और पांडवों का भाई है बहुत पहले उजागर हो जाती, तो क्या महाभारत का रूप कुछ और होता?
क्या इतिहास बदल जाता? ये सवाल तो हमेशा रहेगा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पहचान, हमारे रिश्ते और हमारे चुनाव किस तरह हमारी और दूसरों की किस्मत तय करते हैं। बहुत खूब। इस विस्तृत विश्लेषण और बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस